बैटरी लगा दी। ये बड़ी ओला है समझ लो, बस वो 1.5 लाख की आती है, ये 22-23 लाख की पड़ती है। जरा सा डर नहीं आया मन में कि यार भैया पहली लॉट की गाड़ी है, ऐसा ना हो कुछ हो जाए भैया। और चार्जिंग स्टेशन का भी बता दें, ऐप में दिखाता है, जरूरी नहीं है उस जगह पहुंचो तो चार्जिंग स्टेशन हो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। था लौटते समय जब वहाँ पहुंचे तो पता चला 1.5 घंटे से लाइट नहीं है और वो वर्किंग में नहीं है, बहुत जिसकी वजह से वो फंस गए। एक ऐसी समस्या जो ऑन ग्राउंड ये है प्रॉब्लम और एक रिस्क है। अगर ये लोगो हटा तो कौन कहेगा टाटा गाड़ी है, कोई नहीं कहेगा। मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस करी है सर्विसिंग की, और बहुत सारे मेल भी मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। अब सभी कार ओनर्स को एज अ ड्राइवर ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी तक दिमाग के दही की लस्सी न बन जाए तब तक वो काम नहीं करते सही से। लस्सी रहता है फैला ना लेते तब तक काम नहीं करते। बहुत तुम गाड़ी पे इतना ध्यान देती है, सर्विस पे 2% भी ध्यान दे देते तो सुधर जाती। वो दूंगा 7 नंबर ओके 10 में से। अब ठंडी लगे कंबल ओढ़ के बैठना क्या पड़ा। किया, लेकिन अगर ये ऑन है तब आप घुसड़ना चाहेंगे तो आपको घुसड़वा देगी पीछे से। तो भाई एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम हैं अनमोल श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। ओनरशिप का तरीका थोड़ा इस बार अलग है लेकिन मजा आएगी आपको। तो ये देख सकते हो हम बैठे हैं अभी टाटा कर्व के अंदर, ठीक। और इसके ओनर मेरे साथ हैं मयंक भैया। हेलो। तो इन्होंने अभी ही रिसेंटली ये गाड़ी जो है परचेज की है। तो आज के इस वीडियो में हम भैया से जो है गाड़ी के बारे में सारी जानकारी लेंगे। इसके पहले कौन सी गाड़ी ले रहे थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या था, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। तो भैया सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक रैंडम ओनरशिप में आने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कुछ बताया नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बताया। कोई नहीं, थैंक यू अनमोल भाई, और सभी आपके व्यूअर्स को राम राम मेरा। और बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी जब से ली है तब से। सबसे ज्यादा अच्छा तो ये लग रहा है कि लोग पलट पलट के पूछते हैं। और मैं आपका भी इंसिडेंट बता दूं कि भाई साहब की भी हमारी मुलाकात ऐसी हुई कि ये मेरे को नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता। आज ही मिले फेस टू फेस। इन्होंने मेरी गाड़ी देखी और मेरी गाड़ी पे चिट लगा दी कि भैया मैं आपकी गाड़ी का वीडियो बनाना चाहता हूँ, और बड़ी उम्मीद के साथ ये पत्र छोड़ रहा हूँ। ये इनकी लाइन मुझे बहुत अच्छी भी लगी, तो पत्र छोड़ रहा हूँ और कृपया रिप्लाई जरूर करिएगा। बस तो ये लाइन अच्छी लगी तो मैंने कहा कि नहीं भाई कुछ होना चाहिए। जब इतने लोग बात कर रहे हैं तो लोगों तक सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि कोई चीज आई है मार्केट। और सबसे बड़ी बात कि हमारी भारतीय कंपनी टाटा ने इसको बनाया है तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी होना चाहिए। प्रमोशन जरूरी है। कंपनी से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, पहले तो हम ये क्लियर कर दें। लेकिन हाँ, क्योंकि देश की बात है, प्यार की बात है, अपना देश टाटा की बात है, रतन टाटा सर की बात है, तो उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जिसको वही समझ सकता है जो गाड़ी से प्यार करता है। सही बात। जो गाड़ी को गाड़ी समझ के चला रहा है वो नहीं, जो गाड़ियों से प्यार करता है। सही बात। इसके फीचर्स, इसके चलाने का, इसकी स्मूथनेस, इसमें क्या क्या आपको मजा है, वो वही समझ सकता है इसकी बारीकियां जो गाड़ियों से प्यार करता है। जो जिनको थ्रिल चाहिए होता है ना, तो वो भाई पेट्रोल डीजल भी आपको नहीं दे पाएंगी जितना थ्रिल ये देगी आपको, जितना आपको ईवी मिलेगा। मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि एक ना एक बार कभी आप ईवी एक बार चला के देखिए। पेट्रोल डीजल आपने बहुत चलाई होंगी गाड़ी, मजा आ जाएगी भाई। ईवी एक बार चलाइए, तुम टियागो ईवी चला के देख लो, तुमको मजा आएगा जरूर। और चलाने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ नहीं कुछ अलग है, अलग है। पिकअप, स्मूथनेस, ड्राइविंग कंफर्ट इतना अलग है कि आप अलग ही जोन में चलेंगे। सही बात। तो वो अलग चीज है। और बाकी गियर एयर मारने का कोई झंझट नहीं होता है यहाँ पे, कुछ नहीं, फुल ऑटोमेटिक बढ़िया स्कूटर टाइप का कह सकते हो। बस बैटरी लगा दी, ये बड़ी ओला है समझ लो, बस वो 1.5 लाख की आती है, ये 22-23 लाख की पड़ती है। तो अच्छा, ये जैसे नई लॉन्च हुई, ठीक, तो सबसे पहला कंसर्न तो जो भी वीडियो देखेगा उसका यही रहेगा कि भैया इतनी गाड़ी तुरंत लॉन्च हुई, आपने तुरंत ले ली, ठीक। जरा सा डर नहीं आया मन में कि यार भैया पहली लॉट की गाड़ी है, ऐसा ना हो कुछ हो जाए भैया, क्योंकि टाटा वाले R&D कस्टमर पे ही करते हैं,
वो बाहर तो कम करते हैं, अंदर अपनी कंपनी में। अनमोल भाई, मैं इस पे आपको बात बताऊं कि सवाल आपका जायज है। जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यार मन बना रहे, तो सबने यही कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, गाड़ी रोड पे चल जाने दो तब लो। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊं अनमोल भाई कि मेरे पास इससे पहले टाटा नेक्सॉन थी। और ये नेक्सॉन कौन सा, जो सबसे पहला मॉडल इनका आया था 2018 में, 17 में लॉन्च किया था, और मैंने 18 में इसको ले लिया था। ओके, डीजल था, टॉप मॉडल था मेरे पास नेक्सॉन का। तो टाटा पे जो विश्वास था मेरा तब से बना हुआ है, क्योंकि उस समय भी जब मैं नेक्सॉन ले रहा था तब टाटा की हालत तो बहुत खराब थी, क्योंकि मार्केट में सिर्फ टियागो गाड़ी थी, उसके अलावा कोई सक्सेसफुल गाड़ी नहीं थी। सही लोगों के रिव्यूज उतने अच्छे नहीं थे। तब मैंने टाटा पे भरोसा, एक रिस्क उठाया था, और मैं बहुत खुश हुआ टाटा नेक्सॉन लेके, जो मेरा पर्सनल खुद का है। तो तब से मेरा भरोसा बिल्डअप हुआ। रही बात ईवी आने के बाद, तो टियागो ईवी भी मेरे पास है। मेरे बड़े भाई टियागो ईवी चलाते हैं, तो ईवी को भी मैंने बहुत करीब से चलाया, और मैंने समझा कि इसमें कोई बुराई नहीं। उतने दिनों से वो ईवी अभी मेरे पास हो गई। फरवरी में हमने ले ली थी टियागो ईवी इसी साल। तो धीरे धीरे वो भी 8 महीने हो गए चलाते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बढ़िया माइलेज देती है विद इन द सिटी। क्योंकि हमारे पास टियागो ईवी थी, छोटी रेंज की गाड़ी, तो एक बड़ी रेंज की गाड़ी भी हम लोग ईवी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा था कि ईवी जरूर चलाइए एक बार। ईवी चलाने के बाद जो मजा है वो शायद पेट्रोल डीजल में नहीं आता। हाँ, उतना नहीं पाया। तो फिर आपको BMW मर्सिडीज लेनी पड़ेगी। हाँ, फिर आप तो अलग क्लास में चले जाएं बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फिर वो मजा लेने के लिए। तो वो ईवी को लेना था, एक लॉन्ग रेंज चाहिए थी, ताकि हम शहर के बाहर जाएं जब कभी, तो हमें रेंज की बहुत ज्यादा चिंता ना करनी पड़े। इसलिए हमने जो है फिर एक बड़ी गाड़ी करवा गई। टाटा का भरोसा मेरे पास था पहले से। कर देखने में नया मॉडल था, कूपे हमारे इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी मन में था कि यार पहले लॉट की गाड़ी लेंगे, मजा आएगा, क्योंकि पहली बार मार्केट में लोग देखेंगे, लोग बात करेंगे। और सेम वैसा हुआ भी, क्योंकि इससे पहले अभी तक कूपे भारत में नहीं बनी थी। और एक चीज मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि सिट्रन ने पहले लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च उन्होंने गाड़ी पहले की बसाल्ट, लेकिन जो डिजाइन का था, जो ऑटो एक्सपो हुआ था, उसमें सबसे पहले टाटा ने निकाली थी। तो ये कहना कि भाई सिट्रन पहले ना, उसके पहले टाटा थी जिसने दिखाया था कि मैं कूपे लाइक डिजाइन में जो है गाड़ी लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। और लोग समझते हैं कि सिट्रन पहले, ठीक है, उन्होंने लॉन्च पहले की, लेकिन टाटा वालों ने जो है लॉन्च जरूर बाद में की, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज ये उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं ऐसी गाड़ी लॉन्च करूंगा। और जो सिट्रन है वो 15 लाख का टॉप मॉडल पड़ेगा। नेक्सॉन ये कर्व हो गई, जो पेट्रोल डीजल है, वो भी लगभग 20, 20.5, 21 तक का जाएगा, और कर्व भी जाएगा 23 लाख का। तो बहुत डिफरेंस है प्राइस में, फीचर्स में। ठीक, तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब आके आप बताइए। हाँ, तो हम लोग जहाँ पे बात कर रहे थे, तो वही था कि एक लॉन्ग रेंज की गाड़ी हमें चाहिए, और तकरीबन जो कि कंपनी ये 55 किलोवाट बैटरी वाली है, और इसका कंपनी क्लेम करती 585 आई थिंक। ओके, तो लेकिन 585 तो नहीं मिलेगा। तो उस बारे में बात कहा कि 585 बोल के हमें इतना देरी उतना देरी, तो वो गलती होगा। 400 ही मिल पाएगा। ये गारंटीड है कि आप 400 से लेके 450 के बीच की रेंज 100% पाएंगे। बहुत ही गंदी चला रहे हैं तो शायद 400 से थोड़ा नीचे आ जाए, 350 तो देगी। अगर आप इको और जो है सिटी मोड पे चलाएंगे अपनी गाड़ी एक डिसेंट पेस पे, अगर हाईवेज पे है तो मेरे ख्याल से 70-80 की एवरेज स्पीड आप रखते हैं अपनी गाड़ी की, क्रूज पे लगा के छोड़ दीजिए, आपको जो एवरेज मिलेगा वो इतना मिलेगा, और बहुत ही आनंद आएगा आपको चलाने में। सही बात। क्योंकि अभी तक मैं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि अभी कल ही नंबर प्लेट मेरी गाड़ी की आई है। अभी इसमें फास्टैग भी लग गया है, तो अब जल्दी प्लान बनाऊंगा बाहर का भी। तो विद इन द सिटी मैंने जितनी गाड़ी चलाई है वो आपके सामने, अनमोल भाई रेंज भी आपको बता देंगे अभी क्या है क्या नहीं है। 505 किलोमीटर चली हुई है। एक बार आपने चार्ज किया है पूरा अभी इसको, है ना, एक बार चार्ज कर लिया। और बाकी रेंज की बताऊं तो 84% है, ठीक है, और अभी लगी है ये स्पोर्ट्स मोड में, तो 317 किलोमीटर दिखा रहा। अभी जहां मैं इसको इको मोड में करूंगा ये आ गया 354, सिटी पे करूंगा तो 333। ठीक, इसमें एक और चीज है अनमोल भाई कि ये ऑटो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। हाँ, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। लेवल 2 पे करेंगे रेंज बढ़ेगी, बढ़ गई 300 पहले, एक और बार कर देंगे और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक और ये चीज है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका बहुत तगड़ी चीज है। ये ऑटोमेटिक ब्रेक हल्की हल्की लेती है, अपने आप से लेती, तो उससे बहुत फायदे भी होते हैं। ट्रैफिक में बहुत आराम मिलता है इन सब चीजों का। ब्रेक नहीं मारना, बार बार पैर अपना वो नहीं करना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, गाड़ी बहुत प्यार से कंट्रोल होती है। सही बात है। चार्जिंग की क्या सुविधा टाटा दे रही है या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, नितिन गडकरी साहब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं ईवी का, तो वो भैया तभी पता चलेगा जब कहीं लंबा लेके जाएंगे। ठीक, ऐसे तो कुछ भी बोल दो। ठीक,
और चार्जिंग स्टेशन का भी बता दें, ऐप में दिखाता है, जरूरी नहीं है उस जगह पहुंचो तो चार्जिंग स्टेशन हो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका निदान कोई नहीं कर पाया अभी तक। ठीक, तो ये चीज अनमोल भाई ने अभी बात वही चार्जिंग स्टेशन की भी मैं परसों का ही वाकया बताऊं। भैया मेरे कानपुर तक गए थे क्योंकि मैं बाहर गया था तो गाड़ी नहीं थी, तो वो टियागो से ही गए थे और लौट के समय आते तक कानपुर लखनऊ हाईवे में बनी जगह पड़ती है। हाँ बनी है। बनी को क्रॉस करते उनकी रेंज रह गई 9 किलोमीटर और घर वहाँ से हमारा रहा था 21 किलोमीटर। हाँ। तो वो फंसे कहे क्या करा जाए। अब उससे पहले उनको नवाबगंज के पास एक जियो पेट्रोल पंप है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है। हाँ। जाते समय उन्होंने चेक किया था, वो अवेलेबल था। लौटते समय जब वहाँ पहुंचे तो पता चला 1.5 घंटे से लाइट नहीं है और वो वर्किंग में नहीं है, बहुत जिसकी वजह से वो फंस गए। पूछा उन्होंने क्या किया जाए, फिर खुशकिस्मती से कटी बगिया एक जगह पड़ती है, वहाँ से लेफ्ट मुड़ के आधा किलोमीटर दूरी पे एक चार्जिंग स्टेशन था। तो दिक्कत नहीं आई, उनको मैंने बताया कि एक जगह वहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ मुड़ जाइए। लेकिन जो अनमोल भाई बता रहे थे कि कई बार वो हमें दिखाता है, होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकल फॉल्ट हो जाए या खराब हो जाए या लाइट नहीं, जो अभी हमने नया रिसेंट, तो ये एक ऐसी समस्या जो ऑन ग्राउंड ये है प्रॉब्लम और एक रिस्क है। वही तो ईवी के साथ फिलहाल जो रिव्यू करें तो रिव्यू में सबसे पहले मैं जरूर कहूंगा कि आप अनप्लान जर्नी नहीं कर सकते। आपको कोई भी जर्नी करनी तो वो प्रॉपर प्लानिंग के पूरा रिसर्च, मतलब अगर तुमको 1 महीने बाद जाना है तो 15 दिन पहले से तुम उसके बैठ जाओ, किताब चिट्ठा लेके कहाँ से क्या करना है। बिल्कुल ये वैसी चीज है जैसे सीएनजी जब मार्केट में आई थी तो कम स्टेशन थे उसके, सही बात, तो सीएनजी वालों मजा लेते थे क्योंकि एवरेज मिलता था। लेकिन मजे के साथ क्या था कि एक सजा यही थी कि लाइन में लगना है और कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम थी। ईवी के साथ भी सेम प्रॉब्लम। ईवी के साथ एक प्लस पॉइंट ये कि सीएनजी पेट्रोल से भी खराब चलती थी, लेकिन ईवी आपको परफॉर्मेंस वाइज पेट्रोल के और डीजल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है और रेंज भी बढ़िया, और रेंज आपको मिलती है और सीएनजी के कंपैरिजन में ज्यादा इकोनॉमिकल है। हाँ, सही बात, आप कम पैसों में ज्यादा रेंज कवर करते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या कि जो मजा आता है कि हम पैसा खर्च करते हैं मजे के लिए, आनंद के लिए, और तो मजा और आनंद जो ईवी चलाने में है वो ना सीएनजी में है, ना पेट्रोल में है और ना डीजल में है। सही बात है। तो मैं फिर वही बात कहूंगा एक बार कि एक ना एक बार आप टेस्ट ड्राइव जरूर लो, ईवी की टेस्ट ड्राइव जरूर। और ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्हें गाड़ियों से प्यार है, जिन्हें सिर्फ गाड़ी अपने घर के शो के लिए रखनी है, उनके लिए नहीं, वो कुछ भी ले सकते हैं, तो उनकी अपनी चॉइस है। जो शौकीन लोग हैं तो आप पेट्रोल फॉर्च्यूनर भी ले सकते हैं। हाँ, वो आपके ऊपर है, दिक्कत नहीं, फॉर्च्यूनर होती है, बिल्कुल। तो वो चीज अच्छा। तो चलिए ये तो हो गया। नेक्सॉन थी आपके पास, तो आपने उसको कितना चला दिया था लगभग? नेक्सॉन मैंने 85,000 किलोमीटर चला ली। ओके। 18 से लेके 2024 में बेची, 6 साल में। और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है और आज भी जिसको मैंने बेची वो बहुत खुश है। इंजन से लेके कहीं कोई समस्या नहीं उनके पास है। बढ़िया तरीके से वो चला रहे हैं, मेरी उनसे बात होती रहती है, वो अक्सर कहते नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में, गाड़ी नो डाउट बहुत बढ़िया चल रही है। नेक्सॉन में उस टाइम के सारे फीचर्स थे जब मैंने लिया था। सबसे बड़ी चीज कि नेक्सॉन उस टाइम की ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जिसमें पूरा कंसोल इंटीग्रेटेड इंटीरियर था, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी है कि उस समय आप याद करिए कि पहले गाड़ियों में नीचे लीवर होता था, इतना बड़ा हैंडल दिखता था उसका, गाड़ियों का पूरा ओपन रहता था ये हिस्सा। सही बात, लेकिन नेक्सॉन एक गाड़ी उस समय आई थी जो पूरा कॉम्पैक्ट कंसोल कर दिया, अंदर से अच्छा लगता था, पूरा एक प्रीमियम फील देता था आपको। ठीक वहीं से उन्होंने अभी तक अपनी सभी गाड़ियों में उस चीज को कंटिन्यू चल रहा है उनको। और आज भी आप देखिए कि इंटीरियर आप देखिए, आप बैठ के ये देखो, कोई कहेगा अगर ये लोगो हटा तो कौन कहेगा ये टाटा गाड़ी है, कोई नहीं कहेगा। बहुत लोग बात करते हैं भाई बाहर से देखने से तो हैरियर है, नेक्सॉन है, सब कुछ है, तो मैं उन सब लोगों के लिए कहूंगा कि आप लोग कभी नोटिस करिएगा, BMW गाड़ी हम सब लोग जानते हैं लगभग एक जैसी होती है, सारी सामने से सेम होती है। उनके आप मॉडल से उनको आप जस्टिफाई करते हैं कि ये कौन सा मॉडल है, ये क्या है, क्या सही बात। कारण क्या है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों को एक पहचान देने के लिए एक फ्रंट का सेम कर दिया। टाटा भी सेम वही कर रही है कि आप टाटा की गाड़ी को दूर से देख के पहचान जाएंगे कि ये टाटा का फ्रेम है, टाटा की गाड़ियां आ रही हैं। कोई मॉडल चेंज नहीं है, कुछ नहीं, मिलते जुलते सभी मॉडल है इनके। हैरियर ले लो, नेक्सॉन ले लो, सफारी पंजीवी भी सेम ही है, सेम है। ये पूरी क्लास की रेंज इन्होंने टाटा ने अपने आप को बना दिया है कि अब हमारी पहचान हमारे मॉडल से होगी। लोगो जानता हो या ना जानता उससे फर्क नहीं, लेकिन टाटा आप जाएंगे तो टाटा देख के पहचान जाएंगे, दूर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। टाटा ने नो डाउट में टेक्नोलॉजी पे, अपने रिसर्च पे बहुत काम किया है। पार्ट प्रॉब्लम एक
सर्विसिंग की रही है। मैं क्योंकि खुद भी इससे पहले डीजल टाटा की चला रहा था, तो मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस करी है सर्विसिंग की, और बहुत सारे मेल भी मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कुछ हद तक अभी भी कुछ कमियां हैं जिनके बारे में हम सब रेगुलर लिखते रहेंगे। और हम सभी लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, जैसे कौन सी कैसी क्या प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं कि थोड़ा सा सुनते नहीं है आपकी जल्दी बात। यही तो सबसे ज्यादा। आप उनको अपनी बात प्रॉब्लम बताएंगे कुछ, तो हाँ ठीक है करेंगे, और फिर उस पर उतने शिद्दत के साथ काम नहीं करते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को लाइटली, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो माइंडसेट है उनका अभी इंडिगो वाला, उस माइंडसेट से ऊपर नहीं हो पाया कि ये सब ड्राइवर है, क्योंकि इंडिगो ज्यादातर ड्राइवर चलाते थे, तो उन्होंने अब सभी कार ओनर्स को ऐसा ड्राइवर ही ट्रीट कर रहे हैं। अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो आदमी 22-23 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो वो ड्राइवर होगा क्या? वो ड्राइवर नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है, उसने बहुत R&D कर रखी है, वो खुद भी बहुत सारी चीजों का। सही बात। तो कई बार क्या होता है कि आपको छोटे लेवल पे काम नहीं होता, तो आप कभी GM को फोन मिलाते हैं, उनको मेल करते हैं, तो काम होते हैं, लेकिन थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जो मुझे लगता है कि ये सब शिकायत करके अगर काम हो रहा है तो फिर वो मजा नहीं है। वही जब तक दिमाग के दही की लस्सी न बन जाए तब तक वो काम नहीं करते सही से। लस्सी रहता है फैला ना लेते तब तक काम नहीं करते बहुत प्यार से। तो ये चीज है। अभी ये लगभग हर जगह यही समस्याएं हैं। टाटा को अपनी सर्विस, भैया तुम गाड़ी पे इतना ध्यान दे दिए, सर्विस पे 2% भी ध्यान दे देते तो सुधर जाती। ठीक, बिल्कुल। और जैसे कि मैं ये भी एक चीज कहूंगा कि आपने देखा होगा मारुति ने अपनी एक प्रीमियम क्लास को नेक्सा में शिफ्ट कर दिया। हाँ, अलग कर दिया। मेरे ख्याल से टाटा को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपनी प्रीमियम क्लास की गाड़ियों को अलग शिफ्ट कर ले, उनके अलग अच्छे डीलर्स, नए डीलर्स बना दें, और नया स्टाफ। ईवी के लिए शायद इन्होंने किया भी था। ईवी के लिए इनका अलग ही स्टाफ है। ईवी एक्चुअली में डीलर्स अपॉइंट नहीं करते, जो ईवी के इंजीनियर्स हैं वो डीलर्स नहीं रखते हैं, वो टाटा से ही इंजीनियर्स आते हैं और वो देखते हैं। तो ईवी का प्लेटफॉर्म अभी तक तो मैंने को सर्विस नहीं कराई है ईवी की। इसकी कर्व की हमने टियागो की कराए रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कर्व की कराऊंगा तो मैं और ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा, बता पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। 1000 किलोमीटर पे होनी है, अभी 500 ही चली है, हो जाएगी वो भी जल्दी। और ईवी है तो ज्यादा चलेगी भी। बिल्कुल क्योंकि पैसा बच रहा भाई, चला भी रहा हूँ, चला रहे हैं, मजा आ रही चलाने में, पिकअप है अच्छा है, रेंज भी अच्छी देती है, और ज्यादा सोचना नहीं, अपना लेके चले जाओ। लॉन्ग ड्राइव जब होगा तब देखा जाएगा, तब थोड़ा R&D किया जाएगा कहाँ जाना। मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी इसको फास्ट चार्जिंग पे चार्ज किया था उस दिन। तो अच्छा घर पे उनसे पता नहीं किया कि जैसे घर पे जैसे चार्ज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अगर मान लीजिए 0% के साथ छोटा चार्जर आता है जो 15 एम्पियर सॉकेट के साथ भी लग जाता है, लेकिन कर्व के साथ ये एक 7.5 किलोवाट का बड़ा चार्जर देते हैं। हाँ, वो आएगा, अलग से लगाने आएगा। वो अलग से लगाने आएगा, और लग भी गया है हमारे घर में। अच्छा। उसकी जो फुल चार्जिंग कैपेसिटी है वो 0 to 100 7 से 7.5 घंटे में कंप्लीट कर देगा। 0 to 100 की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सही है। तो 0 to 100 आप टियागो का 0 to 100 मत सोचिए, क्योंकि उसका बैटरी पैक छोटा है, वो तो 4 ही घंटे में कंप्लीट कर देगा। ये कर्व का बड़ी 55 किलोवाट बैटरी की बैटरी पैक जो 7 से 7.5 घंटे में कर देगा। वही चीज, फास्ट चार्जिंग बहुत सही है। तो बहुत बढ़िया, इसके लिए भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपको देखिए हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये देखो, ये अभी मैंने रिसेंट में चार्ज किया था, चार्जिंग हिस्ट्री ये आप देखिए। 5.20 किलोवाट, 5.80 दोनों मिलाएंगे तो 11 किलोवाट। 11 किलोवाट का मतलब 11 यूनिट बिजली आपने ली। 11 यूनिट बिजली आपने कितने रुपए में परचेज करी है? 105 और 106 यानी 211 रुपए। 212 रुपए में आपने 11 यूनिट चलाई, 11 यूनिट की बिजली बिलाई है। तो 11 यूनिट की बिजली आपकी जो पर यूनिट निकल के आएगी, 19 रुपए पर यूनिट निकली फास्ट चार्जिंग की। 19 रुपए पर यूनिट, और एक यूनिट में आप चलाते हैं तकरीबन 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर एक यूनिट में 7 किलोमीटर गाड़ी चलती है। उसको भी 7 से डिवाइड कर दो भैया, 19 को भी। एक यूनिट में 7 किलो, यानी आपने एक तरीके से 212 पौने 3 रुपए हुआ लगभग 1 किलोमीटर। तो आप उसको ऐसे समझ लीजिए, एक यूनिट में आप चला रहे हैं 7 किलोमीटर, मैंने 11 यूनिट परचेज करी, यानी मैं गाड़ी चलाऊंगा 77 किलोमीटर। कितने रुपए में चलाऊंगा? 211। अब आप बाकी जोड़ लीजिए कि आप 211 रुपए का पेट्रोल डलाते तो कितना किलोमीटर चलता? मैं कहता हूँ 35 किलोमीटर ज्यादा। डीजल गाड़ी भाई, आप अगर 20 का एवरेज उठा लें, 20 का तो नहीं आ पाता सिटी में। अरे तुम स्विफ्ट ले लो तब भी तुम इतना नहीं चल पाओगे। 40 चला लोगे। तो मैं 11 मतलब 212 रुपए में 77 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा। एक ये छोटा सा, वो भी मैंने फास्ट चार्जिंग की बात करी। होम चार्जर की यूनिट कॉस्ट निकल के आती है एक यूनिट की 7 रुपए में। घर के चार्जर पे आप जब चार्ज करते हैं तो 7 रुपए यूनिट है, तो 7 रुपए यूनिट है वो तो सही। और ये 19 रुपए यूनिट पड़ रही है आपको तब।
13 वहाँ 12 रुपए तो वहीं बच रहा है आपका सीधा सीधा। अगर आपको मान लो घर पे आप चार्ज करना है, आपको बाहर फास्ट चार्जर नहीं करना है, बिल्कुल, तो आप घर पे चार्ज करो, रात में लगा दो, घर पे ही चार्ज होती है। बस भाई वही मैं चीज दिन है। भर चला 100 किलोमीटर चला तो 100 किलोमीटर में अभी मुश्किल से बैटरी मेरी खत्म होती है 20%। बस तो 20% तो रात भर में लगा के छोड़ देते हैं, 15 एम्पियर के सॉकेट में छोड़ दोगे, रात भर में चार्ज कर देगी। हाँ वो तो है। 20% 0 to 100 थोड़ी कर रहे हो आप, 80 से 100 करना है आपको खाली। टाइम भी नहीं लगेगा और जो है चार्ज भी हो जाएगा। सो जाइए, सुबह उठिए, गाड़ी की टंकी फुल आपकी, बस। चाहे जहाँ लेके चले जाओ, हाँ, चाहे जहाँ का मतलब ये नहीं कि फिर बहुत दूर चले जाओ, वहाँ नहीं जा पाओगे, मिल जाए। तो ये चीज है। तो अच्छा, जैसे अभी जैसे नेक्सॉन आपके पास थी पहले, तो वो आपने लगभग 85,000 किलोमीटर चलाई, तो सर्विस में जैसे आपने बताया कि सुनते नहीं है, गाड़ी के मैकेनिकल्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि मतलब आपको बहुत परेशान होना हो? आज तक कभी मेरे को 6 साल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी के मैकेनिकल में, कि मेरे को कहीं कुछ खड़ा हो गया हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हो जहाँ मुझे परेशान हो, तो कभी नहीं। नेक्सॉन के साथ हुआ, डीजल के साथ, नेक्सॉन डीजल के साथ। और टियागो ईवी भी मेरे को चलाते हुए 6 महीने हो गए, उसमें भी कभी कोई इशू ऐसा नहीं आया कि कहीं मेरे को परेशान होना पड़ा। चार्जिंग इशू है क्योंकि वो एक प्राइमरी कार नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज कम है, तो आप विद इन द सिटी आपके लिए टियागो ईवी बेस्ट है। छोटी गाड़ी है, कहीं भी घुमाइए, पूरे लखनऊ शहर में घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपके। सही चीज। लेकिन बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा रिस्क है क्योंकि रेंज कम है उसकी। हाँ, तो अगर आपकी 200 किलोमीटर तक रनिंग है तब आप टियागो ईवी ले सकते हो, वो भी लॉन्ग रेंज, है ना, 24 किलोवाट बैटरी वाला, वो जो लॉन्ग रेंज आता है, तब आप बोलो कि हाँ हमको 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर मुझे आना है, 200 किलोमीटर रनिंग होगी, बस तब तो सही है। अगर 200 से 250 हुआ तो फिर वो आप अपने रिस्क पे चला रहे हो कि 250 होगा, क्योंकि उसकी रेंज भी ऐसे ही है, बताते कुछ हैं देती कुछ है वो, है। तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो जो कंपनी वाले निकालते, पता नहीं कैसे निकालते, इतनी रेंज कैसे निकाल लेते हैं, समझ नहीं आता। एक्चुअली रेंज निकालते हैं जो मुझे लगता है कि वो सिंगल ड्राइवर को बैठा के क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी को लगा के और एसी बंद करके रोड पे ना चला के किसी ऐसे सरफेस पे चला रहे हैं जो ट्रेडमिल टाइप की, जो उसी पे चल रही एकदम स्मूथ, वो 585 शायद निकल आती हो। क्योंकि ऐसे तो नहीं मिलेगी, अगर तो नहीं मिलेगी नॉर्मल उस पे हम एसी भी बंद कर दे तब भी। 5 आदमी बैठ रहे हैं अगर गाड़ी में, जो एक जनरल मीडियम क्लास फैमिली की होती है वही, तो 5 आदमी बैठ के एसी भाई चलेगा, गर्मी में है, गर्मी में तो एसी चलेगा, ठंडी में भी चलेगा, ठंडी में थोड़ा बहुत ब्लोअर चल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 400 से तक तो मिलनी ही मिलनी रेंज है फिलहाल, 400 तक समझ में आया मुझे। 400 की रेंज आपकी कहीं नहीं गई है, और 400 की रेंज एक डिसेंट रेंज है। इसमें अगर आप यहाँ से दिल्ली कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से एक बार आपको बीच में हॉल्ट लेना पड़ेगा, चार्ज कराना पड़ेगा, बाकी आप गाजियाबाद तो पहुंच जाओगे आराम से। तो आराम से मतलब जा सकते हो, आगरा तक तो जा ही सकते हैं आराम। आगरा 300 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं रही है। हाँ, तो आराम से आप चले जाओगे, चार्ज करके जाइए, आगरा चलिए, आगरा में एक बार फुल चार्ज करिए, वापस अपने घर आइए, बस। तो वो चीज है। और बाकी देखो AQI, देखो पेड़ इसीलिए जरूरी होते हैं, सामने देख रहे हो पेड़ लगे हुए हैं, AQI कितना है यहाँ पे 3, मतलब बहुत बढ़िया क्वालिटी दे रही इस समय, हवा बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की आ रही, तो इसलिए पेड़ लगाइए, नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसे ही गर्मी में परेशान होंगे। और क्या 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा, बताइए दिल्ली में, दिल्ली 50 डिग्री पहुंच गया, तो और ना लगाओ पेड़, काट दो, तुम सब काट दो, 100 डिग्री पहुंचेगा, भुने घूमोगे सब, ठीक। तो इसलिए भैया पेड़ लगाइए। तो आउट ऑफ 10 अगर अभी तक गाड़ी को रेट करना हो, नेक्सॉन को आप कितना रेट करोगे और कर्व को अभी कितना रेट करोगे? खाली नेक्सॉन को कंपेयर करूं उसके टाइप की गाड़ियों से, नेक्सॉन से ही कर लेते हैं। हाँ, तो पहला मॉडल होने के नाते मैं नेक्सॉन को दूंगा 7 नंबर, ओके, 10 में से। और कर्व को जो अभी तक ईवी की रेंज में मैं देखूं, तो मैं डेफिनेटली 9 नंबर दूंगा, क्योंकि 1 नंबर इसलिए भी काट रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा और चला लूं तो समझ लूं कोई दिक्कत तो नहीं है। सही बात। अच्छा, जैसे कर्व ईवी, आप कर्व जैसे देखा आपने, ठीक है, अगर आपको ईवी लेनी थी तो एक नेक्सॉन ईवी भी आती थी, ठीक है, MG ZS ईवी भी आती है, तो उनको क्यों, नेक्सॉन का तो चलो समझ में आता है कि हाँ आपको थोड़ी और ज्यादा रेंज की चाहिए थी और बड़ी गाड़ी चाहिए थी तो ये ले लिया, लेकिन MG ZS EV आपको रेंज भी अच्छी देती है, गाड़ी भी बड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। MG ZS EV की स्टार्टिंग रेंज 24 ला सकते हैं, 24 से वो स्टार्टिंग है, बहुत सही है, ठीक है, और कम कर लेते फिर। हाँ, MG वाले। हाँ, तो और 24 की स्टार्टिंग करके वो 500 की रेंज लमसम क्लेम कर रहे हैं। हाँ,
तो 24 की स्टार्टिंग मतलब बेस मॉडल है उनका, तो बेस मॉडल में बहुत सारे फीचर्स हमें कम मिल जाते हैं। सही बात, हाँ। तो मैंने यही सोचा कि एक नया डिजाइन आ रहा है हमारे पास, SUV कूपे का डिजाइन भी आ रहा है, यूनिक गाड़ी रहेगी, यूनिक गाड़ी मतलब रहेगी, है ना? थोड़ी अलग रहेगी, क्योंकि ZSUV एक नॉर्मल गाड़ियों हाँ, जैसी हाँ, है, हाँ, कुछ हाँ। बहुत अलग नहीं। और बेस वो मॉडल एस्टर को ही ZSUV बना बिल्कुल दिया एक्चुअली में एस्टर को ही हाँ। उन्होंने ZSUV बना दिया। और वो 24 से स्टार्टिंग है, और इसका 23 का मुझे टॉप मॉडल मिल जा रहा है, जिसमें मुझे ADAS से लेके दुनिया भर के सारे फीचर है, वॉइस कमांड है। अब जैसे वॉइस कमांड फीचर मैं आपको एक दिखाऊं, देखो मुझे गर्मी लग रही है, ओके, एसी का तापमान घटाकर 24.5 किया जा रहा है। देखो हो गया। अब ठंडी लगे, कंबल ओढ़ के बैठना इसने पड़ा। क्या किया कि जो इसमें सबसे अच्छी चीज आपने एक चीज देखी कि ये हिंदी भी अब की बार समझ रही हाँ, 13 लैंग्वेजेस शायद ऐसे हैं। हाँ। और बाकी लोकल लैंग्वेज जो वैसे होती है आपके तो यहाँ वो की वो- 700 प्लस है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे घर में हम लोग फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां खरीद रहे हाँ, हैं, पर हाँ। हमारे मदर फादर जितने भी इतने इंग्लिश नहीं, हाँ, स्पोकन में फ्रेंडली सही नहीं बात, है। सही बात। और यूपी का कल्चर थोड़ा वैसे भी पीछे का ही है, इंग्लिश के कंपैरिजन में हाँ। सबकी टांग थोड़ी टाइट है। अरे सबकी ही टाइट है। हाँ, तो वो थोड़ा जो सा है हाँ। असर। तो कम से कम ये हिंदी में है, तो घर वाले बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, हाँ। माताजी बैठी हैं, तो वो और अपना सबको कह ये सब सकते हैं, देखिए हाँ। कहने के लिए क्या है कि हम हाथ से ही सेट कर लेते क्या जाता, लेकिन छोटी छोटी चीजों में एक मजा है। और क्या। अब जैसे ये गाड़ी है, अब जैसे मान लो भैया के फादर साहब बैठे हैं और जो है कहें भाई बेटा गर्मी लग रही, कहें अच्छा रुको, यहाँ से किया, कहें टेम्परेचर 24 पे सेट करो, अब वो हो गया, वो भी खुश हो गए, अरे ये कैसे हुआ। तो एक तरीके से ना, मतलब वो एक छोटी छोटी खुशी के पल होते हैं ना, जो सरप्राइज करते हैं। मतलब हम लोग तो आज की जनरेशन के, हम लोगों को तो इतने फीचर, इतनी चीज़ें पता है, चलो कोई बात नहीं। वो लोगों को धीरे धीरे देखो, वो जनरेशन गैप जो होता है ना, तो वो बहुत लोग ढाल भी लेते हैं उस चीज़ को कि मतलब उम्र ज़्यादा है लेकिन क्या, मतलब देख लो कोई फीचर ऐसा नहीं जो उनको पता ना हो। हाँ, तो इसलिए जो है, तो आउट ऑफ 10 आप कर्व को अभी 9 रेट करोगे ना? अगर लेना चाहे, जैसे मान लीजिए नेक्सॉन और कर्व में, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे? देखिए, अगर आप EV लेना चाह रहे हैं और आप, क्योंकि EV रेंज एक बहुत इशू है, तो मैं तो कहूंगा कि आप कर्व पे चले जाओ। बहुत ज्यादा बजट नहीं तो आप बेस मॉडल भी इसका ले लोगे, तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं 55 किलोवाट। सही बात है। बेस मॉडल में भी आपको इतनी चीजें मिल रही हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ADAS एक ऐसी चीज है जो आपको हाईवेज पे ही मजा है, हाईवेज पे मजा, सिटी में मजा उसका कोई यूज नहीं है उसका। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, आप बेस मॉडल उठाइए, 55 किलोवाट की बैटरी लीजिए, गिरी से गिरी हालत में 400 की रेंज आपको मिलनी ये मैं कहीं से लिखवा के रख लिया मेरे से। और दूसरी चीज है, ADAS में एक समस्या और है, शहर में जैसे आप चलोगे ना, तो जो है, अब जैसे मान लो, जैसे हम लोग ओवरटेक कर लेते, घुसेड़ के निकाल लेते हैं, इसमें आप घुसेड़ के नहीं निकाल सकते, वो ब्रेक मार देगी तुरंत और फिर होगा एक्सीडेंट। तो इसलिए ADAS वाला तो कोशिश करो ना लो, लेकिन अब दे रहे हैं तो ठीक है। नहीं, आपके पास ऑप्शन होता है बंद करने का। ADAS तो यहाँ से जैसे बंद करना, आप इसको बंद कर सकते हैं। मैंने उस दिन देखा था, क्विक सेटिंग में होगा कहीं, ड्राइवर असिस्टेंस पे गए, ये कोलिजन वार्निंग है ना, ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको फॉरवर्ड कोलिजन ओनली कर दीजिए, वार्निंग देगा खाली, इस पे सेट करा आपने, अभी इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं मारेगा। जो आपने अभी बात कही, अब आप घुसेड़ के निकाल सकते हैं। आप अपने पुराने तरीके से घुसेड़ के कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑन है तब आप घुसेड़ना चाहेंगे तो आपको घुसड़वा देगी पीछे से, क्योंकि ये तो ब्रेक मार के खड़ी हो जाएगी, ये खड़ी हो जाएगी और आपको पीछे वाला नहीं समझ पाएगा कि ये क्यों खड़ा हो गया अचानक से। तो जो है वो चीज है, समस्या। तो आप इसके पास फीचर है, ये बाय डिफॉल्ट गाड़ी बंद करेंगे फिर से ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक सेट उसी पे हो जाएगा। तो जब आपको ये नहीं चाहिए तो आपको पर्टिकुलर इसको बंद करके चलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये चीज थी, बाकी यही था इसका ओनरशिप रिव्यू। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो है जानकारी पूरी लेनी थी इस गाड़ी के मामले में, और भैया ने लिया है तो अब एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छा है। अब जैसे जैसे चलाएंगे, अब थोड़ी चल जाएगी, जब बढ़िया से 1-1.5-2 महीने बाद जितनी चल जाएगी, फिर आपको इसका एक ओनरशिप देंगे कि रेंज से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड क्या सारी चीज़ें भैया एक्सपीरियंस कर रहे हैं ईवी के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।